मित्रों, कल मैंने सम्राट जयचंद के सैन्य शक्ति और विजयों के बारे में बात की थी। आज आपसे जयचंद का राज्य विस्तार के संबंध में बात कर रहा हूँ। कन्नौज के इतिहासकार के लेखक आनंद स्वरूप मिश्र जी ने जो वर्णन किया है उसका मैं विधिवत आपको उल्लेख में उन्हें दे रहा हूँ, उन्हीं के शब्दों में। योजन शतमानाम पृथ्वीम असाध्यत, अर्थात सम्राट जयचंद ने 700 योजन पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। इस कथन से सिद्ध होता है कि सम्राट जयचंद का राज्य 5600 वर्ग मील में फैला था, क्योंकि एक योजन 8 मील के बराबर माना जाता है। इब्न अमीर के प्रमाण कामिल उन तवारीख से कन्नौज राज्य की लंबाई में चीन से मालवा प्रदेश तक और चौड़ाई में समुद्र तट में से 10 मील लाहौर तक विस्तृत था। साधारणतया 20 मील 10 कोस की एक सैजल समझी जाती है। इस प्रकार लाहौर से 200 मील की दूरी तक इब्न असीर ने यह भी कहा कि बनारस का राजा भारत का सबसे बड़ा शासक था और देश का सबसे बड़ा भूभाग उसके अधीन था। ये जो वर्णन किया है उन्होंने, इससे स्पष्ट होता है कि कन्नौज और वाराणसी अर्थात काशी दोनों राजधानी थी जहाँ सम्राट जयचंद निवास करते थे। सीमांत नरेशों पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि सम्राट जयचंद्र के राज्य की उत्तरी सीमा में महाराज पृथ्वीराज चौहान का राज्य अजमेर से दिल्ली तक था। पश्चिम गुजरात प्रदेश से सिद्धराज जयसिंह का राज्य था और दक्षिण बुंदेलखंड में महुआ वाले मदन बर्मन तथा परमाल के राज्य थे। इस एक उल्लेख से यह भी बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन के विजय स्तूप प्रयाग और बनारस में थे, किंतु इस बात से यह सिद्ध नहीं होता कि दोनों स्थान सम्राट जयचंद के राज्य में नहीं थे। वस्तुतः वे दोनों नगर सम्राट जयचंद के राज्य के अपृथकीय अंग थे, जैसा कि कतिपय प्रमाणों से सिद्ध होता है, जिनके दो नीचे संदर्भ दिए गए हैं। पहला, पूर्व में गया तक का शेष निसंदेह सम्राट जयचंद के अंतर्गत था, क्योंकि उस क्षेत्र में पाए गए एक अभिलेख से विदित होता है कि महात्मा श्री मित्र गया में निवास करते थे और उनकी सेवा में 100 सामंत रहते थे। उनके ठाट बाट से यह दर्शित होता है कि सम्राट जयचंद का उस ओर पूर्ण प्रभुत्व था, क्योंकि बौद्ध भिक्षु श्री मित्र सम्राट जयचंद के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्हीं की सेवा में के लिए उन्होंने उक्त व्यवस्था की थी। अभिलेखों से पूर्णतः सिद्ध है कि प्रयाग, बनारस और आसपास के इलाके सम्राट जयचंद के राज में सम्मिलित थे। खासकर बनारस तो गहर वालों की दूसरी राजधानी के रूप में थी। प्रबंध चिंतामणि में सम्राट जयचंद को काशी का राजा कहा गया है। फरिश्ता ने सम्राट जयचंद को कन्नौज और बनारस दोनों का युवराज कहा है। मदन पाल निघंटु में महाराज मदन पाल ने अपने को काशी राज कहा है। इससे स्पष्ट है कि लक्ष्मण सेन केवल एक मांडलिक राजा था और सम्राट जयचंद के अधीन था। यदि उसने प्रयाग और बनारस तीर्थों में स्तूप बनाए तो सम्राट जयचंद की सहमत से ही बनवाए होंगे। यह स्वयं स्वतंत्र शासक न था और न इसका बलवान ही था कि सम्राट जयचंद के राज्य के किसी भी भूभाग पर कब्जा कर सकता, क्योंकि सन 1197 में जब कुतुबुद्दीन के सरदार बख्तियार खिलजी ने केवल एक छोटी टुकड़ी के साथ उस पर आक्रमण किया, तब वह भयभीत होकर राजमहल में भाग निकला। दक्षिण में चंदेलों की उपस्थिति एक दूसरी समस्या उत्पन्न करती है, क्योंकि चंदेल मदन बर्मन
की प्रशंसा में कहा गया है कि उसने अभियान करके काशीराज की संधि करने के लिए विवश किया था। इस प्रकार दक्षिण में चंदेलों की कोई स्वतंत्र शक्ति होना सिद्ध नहीं होता, और वास्तव में ऐसा था भी। परिमाल के समय में महाराजा पृथ्वीराज का उसकी राजधानी महोबा पर अधिकार करना प्रमाणित है। इन तथ्यों से ये निश्चित होता है कि पंजाब का उत्तरी भाग छोड़कर, और यदि पृथ्वीराज को जयचंद का सम्राट पद अस्वीकृत था तो उसके इलाके को भी छोड़कर सम्राट जयचंद समस्त उत्तरी भारत का सार्वभौम शासक था। इस सीमा में गुजरात भी शामिल था, क्योंकि यहाँ के सिद्धराज जयसिंह की मदन बर्मन चंदेल जीत चुका था, और स्वयं मदन ने जयचंद की सार्वभौमिकता स्वीकार कर ली। वैसा ही विदित है। पृथ्वीराज के संबंध में ये कहना है कि रासों के सिवाय ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसके आधार पर कहा जाए कि पृथ्वीराज को सम्राट जयचंद का महाराजाधिराज होना स्वीकृत न था, क्योंकि रासोकार के अनुसार दोनों में वैमनस्य था, किंतु रासों में उल्लिखित बहुत सी बातें ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत पाई गई। फिर भी इतना तो अवश्य जान पड़ता है कि सम्राट जयचंद का सभी पड़ोसी राज्यों पर पूरा आधिपत्य न था और न होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उन राज्यों का अस्तित्व ही क्या रहता। जब एक छत्र राज्य समझा जाता था, तथापि उसकी तटस्थ रहने की नीति से ये नहीं कहा जा सकता कि उत्तर भारत का सम्राट नहीं था।